सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनामिका झा, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय जगदलपुर, ज़िला बस्तर। ये वीडियो एमए राजनीति विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई के संधियां विषय पर है। सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। स्टार्क के अनुसार संधि का यह लक्षण समझा जा सकता है कि यह एक ऐसा समझौता है जिससे कि दो या दो से अधिक राज्य आपस में अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर अपने संबंध स्थापित करते हैं या करना चाहते हैं। एक परिभाषा ओपनहीम की है। ओपनहीम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियां दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के मध्य हुए समझौते या अभिसमय हैं जो राज्यों के विभिन्न विषयों के हितों के अनुसार होते हैं। संधियों की विशेषताएं। सबसे पहली बात तो यह है कि संधियां स्वीकारोक्तियां होती हैं। दूसरी बात ये कि ये दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य पारस्परिक संबंधों को जन्म देती हैं। तीसरी बात ये कि संधियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों को जन्म देती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है संधियों का, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है संधियों के संबंध में, क्योंकि अगर दो राज्य भी किसी एक बात को मानने को तैयार होते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अच्छी शुरुआत होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नई शुरुआत होती है। और ये बात धीरे धीरे अगर आगे बढ़ती जाए और अन्य राज्य भी उन बातों को स्वीकार करते जाएं जो किसी एक संधि में भी कही जा रही हैं, तो धीरे धीरे वह बातें अंतर्राष्ट्रीय नियम बनती चली जाती हैं। संधियों की चौथी विशेषता यह है कि संधियां राज्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करती हैं। और संधियों की पांचवी विशेषता यह है कि संधियां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना और शांति को विकसित करती हैं। अब हम बात करते हैं संधि के विभिन्न चरणों की। सर्वप्रथम प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाती है, अर्थात संधियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संधिकर्ता राज्य अपने अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। इन प्रतिनिधियों को संधि संबंधी वार्ता करने और संधि की शर्तों को निश्चित करने और मानने का पूर्ण अधिकार होता है। उसके पश्चात संधि वार्ताएं होती हैं। संधि के इस चरण में जो भी निश्चित हो जाता है उसी के आधार पर संधि का मसविदा तैयार किया जाता है। संधि का तीसरा चरण है हस्ताक्षर। यह महत्वपूर्ण चरण है। जब संधि का प्रारूप तैयार हो जाता है तो उस प्रारूप में एक बड़े समारोह को आयोजित कर हस्ताक्षर किए जाते हैं और हस्ताक्षर होते ही एक संधि प्रभावशाली हो जाती है। कुछ संधियों में यह भी प्रावधान होता है कि वह संधि तभी प्रभावशाली बनेगी जब आवश्यक सत्ता का अनुसमर्थन वह प्राप्त कर ले। संधि का चौथा चरण है अनुसमर्थन। यह चरण बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि प्रत्येक राज्य एक सर्वोच्च सत्ता रखता है, अतः उसे किसी भी संधि को मानने या न मानने का पूरा अधिकार होता है। अनुसमर्थन का चरण इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक संधि के अनुसार एक देश की संसद को विधान बनाने पड़ते हैं। यदि एक राज्य चाहे तो वह कुछ कारणों के आधार पर एक संधि की पुष्टि करने से इनकार कर सकता है। एक राज्य तब इनकार कर देता है या कर सकता है जब उसके प्रतिनिधि अपने अधिकार क्षेत्र को पार करके मनमाने ढंग से संधि कर लेते हैं। एक राज्य तब भी इनकार कर सकता है यदि प्रतिनिधि को संधि संबंधी पूर्ण तथ्य ज्ञात न हो तथा तथ्यों की जानकारी न होने के कारण संधि ठीक प्रकार से न की गई हो। एक राज्य
संधि से तब भी इनकार कर सकता है यदि संधि की शर्तों का पालन करना असंभव प्रतीत हो, और एक राज्य तब भी इनकार कर सकता है अगर राज्य के प्रतिनिधि संधि की किसी शर्त से सहमत न हो और वह शर्त उन पर थोप दी जाए। संधि का 5वां चरण है सम्मिलन और अनुसरण। कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य संधि संपन्न होने के पश्चात उसमें सम्मिलित होते हैं। राज्यों के इस प्रकार से सम्मिलित होने को सम्मिलन कहते हैं। संधि का 5वां चरण है संधि का लागू होना। किसी संधि को क्रियान्वित करना उस संधि की शर्तों पर निर्भर करता है। कभी कभी संधि को प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात लागू कर दिया जाता है, तो कुछ संधियां अनुसमर्थन के बाद लागू होती हैं। संधि का 7वां चरण है पंजीकरण और प्रकाशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राज्य अपनी संधियों का पंजीकरण संघ के सचिवालय में कराएंगे। जिस संधि का इस प्रकार पंजीकरण नहीं होगा वह मान्य नहीं समझी जाएगी। अब हम बात करते हैं संधियों के प्रकारों की। अलग अलग विद्वानों ने संधियों को अलग अलग रूप से विभाजित किया है। उन सब का अध्ययन करने के पश्चात हम संधियों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रकार है विधान निर्माण संबंधी संधियों का और दूसरा प्रकार है अन्य प्रयोजन संबंधी संधियों का। विधान निर्माण संबंधी संधियों में वे संधियां आती हैं जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के निर्माण में सहायता मिलती है। सन 1856 की पेरिस घोषणा, सन 1864, 1906, 1929 तथा 1939 के जेनेवा अधिवेशन इसी के अंतर्गत आते हैं। अन्य प्रयोजन संबंधी संधियों में अनेक प्रकार हैं। इसका पहला प्रकार है राजनीतिक संधियां। इनमें शांति, सीमा, मित्रता, मान्यता, देशीकरण और गारंटी संबंधी संधियां आती हैं। अन्य प्रयोजन संबंधी संधियों का दूसरा प्रकार है व्यापारिक संधियां। इनमें नौ संचालन, वाणिज्य तथा मछली पकड़ने के स्थानों से संबंध रखने वाली संधियां आती हैं। अन्य प्रयोजन संबंधी संधियों का तीसरा प्रकार है सामाजिक संधियां। इनमें वे समस्त संधियां सम्मिलित हैं जो भिन्न भिन्न देशों को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। अन्य प्रयोजन संबंधी संधियों में चौथा प्रकार है दीवानी न्यायालय संबंधी संधियां। इनमें वे सब संधियां सम्मिलित हैं जो मुद्रण अधिकार, पेटेंट और ट्रेडमार्क आदि से संबंध रखती हैं। अन्य प्रयोजन संबंधी संधियों में अगला प्रकार है फौजदारी न्याय से संबंधित संधियों का। इनमें वे संधियां आती हैं जो फौजदारी न्याय से संबंध रखती हैं, जैसे प्रत्यर्पण आदि। जिन संधियों के बारे में अभी हमने बात की, इनके अतिरिक्त कुछ और प्रकार की संधियां भी होती हैं, जैसे द्विपक्षीय संधियां, बहुपक्षीय संधियां, शांति संधियां, गारंटी देने वाली संधियां। इन आधारों पर भी संधियों को विभाजित किया जा सकता है। द्विपक्षीय संधियां वे होती हैं जिनमें 2 पक्ष होते हैं। बहुपक्षीय संधियां वो होती हैं जिनमें 2 से अधिक पक्ष संधि का भाग होते हैं। शांति संधियां वो होती हैं जो युद्ध के पश्चात की जाती हैं। और गारंटी देने वाली संधियां वे होती हैं जो विशेष राजनीतिक स्थितियों की स्थापना के लिए की जाती हैं। स्विट्जरलैंड तथा बेल्जियम को तटस्थता की गारंटी इसी प्रकार की संधि के द्वारा दी गई थी। यह सभी पक्षों द्वारा दी गई सामूहिक गारंटी होती है। इस तरह आज हमने जाना संधियों के अर्थ, उनकी विशेषताओं, उनके चरणों और उनके प्रकारों को। आशा है आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।